तो इससे पहले हमने पढ़ा था शीत युद्ध। शीत युद्ध में हमने पढ़ा था विचारधारा। क्या पढ़ी थी? विचारधारा। दो विचारधाराएं थी मुख्यतः, पूंजीवाद और समाजवाद। फिर उसके बाद हमने इनका घटनाक्रम देखा था। मुख्यतः घटनाक्रम में हमने देखा था ट्रूमैन सिद्धांत से लेकर बर्लिन की दीवार गिरने तक के घटनाक्रम हमने पढ़े थे। उसके बीच में उत्तर कोरिया भी आया था, उसके बीच में प्रॉग स्प्रिंग भी आया था, उसके बीच में क्यूबा मिसाइल संकट आया था, बे ऑफ पिक्स। तो ये घटनाओं का हमने अध्ययन किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था संगठन। शीत युद्ध में बने संगठन जो अमेरिका द्वारा बनाए गए और सोवियत संघ द्वारा बनाए गए, और इनसे महत्वपूर्ण हमने 60 MCQ भी पढ़े थे। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं वास्तव में जो शीत युद्ध हुआ था उसमें भारत क्या कर रहा था। तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहले हमें मैप देख लेते। इस मैप में हमें यहाँ पर अमेरिका दिख रहा है, ये सोवियत संघ का हमें विस्तार दिख रहा है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यूरोप के जो देश थे वहां पर आर्थिक तंगी आई थी, वहां की सैन्य शक्ति काफी कमजोर हो गई थी, और उन्होंने जिन भी देशों को अपना गुलाम बनाया था, जिन भी देशों पर उनका शासन था, उपनिवेश था, वहां उपनिवेश समाप्त हो गए, यानी कि बहुत सारे देश आजाद होने लग गए। और कमाल की बात यह है कि भारत भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही आजाद हुआ था 1947 में। अब भारत के साथ समस्या ये थी कि विश्व में जो दो गुट बने हैं, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, उसमें से भारत किस गुट में जाएगा। तो विकल्प क्या थे? दो ही थे। और जो नए नए जो देश थे उन देशों के साथ भी ये समस्या थी कि वह पूंजीवाद या साम्यवाद जो गुट है उन गुट में किसके साथ वो खड़े रहे, किसकी नीतियों के अनुसार अपने देश को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो भारत ने क्या किया? गुट निरपेक्षता की नीति चलाई। क्या चलाई? गुट निरपेक्षता की नीति। अब गुट निरपेक्षता क्या है? शब्द है गुट माने समूह, और निरपेक्ष मतलब किसी के पक्ष में न होना, यानी कि भारत किसी भी पक्ष में नहीं था। उसने एक गुट निरपेक्षता का एक आंदोलन चलाया था, और उसने कहा था कि न वह सोवियत संघ के खेमे में है और न ही अमेरिका के खेमे में है। वह क्या करेगा? अपने देश को चलाने के लिए वह स्वतंत्र है। वह इन दोनों देशों के साथ बराबर क्या रखेगा? संबंध रखेगा। यानी कि किसी भी शक्ति के साथ खड़ा न होना क्या कहलाता है? गुट निरपेक्षता। यानी कि ना अमेरिका के साथ खड़ा होना, नहीं सोवियत संघ के साथ खड़ा होना। तो यहां से जो है एक गुट और बना। एक तो हमारा सोवियत संघ था, एक अमेरिका था, दूसरा गुट निरपेक्ष देश थे, यानी कि ऐसे देश जो किसी भी पक्ष में नहीं थे, यानी कि नहीं ये अमेरिका के साथ थे नीतियों के, नहीं सोवियत संघ के साथ थे। अब क्यों नहीं थे? देखो, जब क्या हुआ, दुनिया दो बड़े
महाशक्तियों में बढ़ गई थी, जिसमें एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ। तो क्या हो रहे थे उस समय, जो छोटे छोटे देश थे वहां पर अमेरिका और सोवियत संघ का अपना प्रभाव डाल रहे थे। ऐसे में कुछ जो नए देश थे, वो देश चाहते थे अपने देश में विकास, अपने देश में जो है गरीबी को हटाना, अपना औद्योगिक विकास करना। तो वो यह समझते थे कि अगर वह खेमेबंदी में, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ में से किसी के साथ भी जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, विकास की जो बातें हैं वहीं पर समाप्त हो जाएंगी, फिर उन्हें उनकी नीतियों के अनुसार चलना पड़ेगा। तो जो नव स्वतंत्र देश थे उन्होंने क्या बनाया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया। यानी कि ये समझिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों बना था, क्योंकि देश नए आजाद हुए थे, जैसे भारत है, इंडोनेशिया है, मिस्र है। तो वह क्या नहीं चाहते थे कि अमेरिका या सोवियत संघ के दबाव में आके वहां की जो है, जो विचारधारा है उसको अपनाया जाए। ऐसे में वो चाहते थे कि वह अपना विकास करे, और महाशक्तियों के युद्ध से उनको खतरा हो सकता था। इसीलिए छोटे छोटे देश चाहते थे कि वह किसी भी महाशक्ति के साथ न मिले। तो इनकी जो मुख्य लड़ाई थी, वह अपने देश में फैली गरीबी थी, विकास थी, शिक्षा थी, ये इस पर ध्यान देना चाहते थे। ये अपने अंदर जो है देश में लड़ रहे थे इन हालातों से, और इन हालातों से, और ये नहीं चाहते थे कि ऐसे हालात में अमेरिका या सोवियत संघ को ज्वाइन करें या उनके साथ मिले। तो गुटनिरपेक्षता कोई एक देश से नहीं है, भारत नहीं, बल्कि अन्य देश जैसे मिस्र है, इंडोनेशिया है, घाना है, ये युगोस्लाविया है। तो इन देशों के जो नेता थे, इन्होंने एक आंदोलन बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसके प्रमुख जो नेता थे, तो इन्होंने अपने तक ही इसे सीमित नहीं रखा, बल्कि अन्य देशों को भी इसमें जोड़ा। ये भारत की नीति नहीं थी कि वह गुटनिरपेक्ष रहे, उसने अन्य देशों को भी गुटनिरपेक्षता के साथ जोड़ा था। अब कौन थे इन गुटनिरपेक्ष नेताओं में, सबसे पहले भारत के जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने पंचशील की नीति भी दी थी। तो पंचशील नीति आप जब चीन के साथ हम संबंध पढ़ेंगे तब आप देखेंगे। ये गमाल अब्दुल नासिर, ये अरब के नेता थे, मिस्र के राष्ट्रपति थे, दूसरे व्यक्ति। तीसरे थे जोसेफ ब्रोज टीटो। क्या थे, जोसेफ ब्रोज टीटो युगोस्लाविया के नेता थे। इन्होंने पहला जो सम्मेलन था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन, अपने देश में आयोजित करवाया था। सुकर्णो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, और एशिया अफ्रीका एकता के समर्थक थे। चाहते थे एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं, जो अभी भी जो है वैचारिक युद्ध से बचे हुए हैं, वो किसमें आ जाएं, गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट एनएएम में आ जाए। यह है वामे एनक्रुमा, ये घाना के नेता थे और कहाँ से संबंधित थे, अफ्रीका से संबंधित थे। तो 5 हमने सदस्य संस्थापक देशों को पढ़ा, उनके नेताओं को पढ़ा। इसमें भारत का भी नाम था। मुख्य संस्थापक नेता में जवाहरलाल नेहरू भी महत्वपूर्ण थे। ये जो लोग हैं, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, उस गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। अब है बांडुंग सम्मेलन। जो गुट निरपेक्षता थी वह विश्व के अन्य देशों में ऐसे नहीं फैली, इसके लिए प्रयास किए गए, उन देशों को अपने पास लाया गया था। तो सबसे पहले है बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग है कहाँ पर, इंडोनेशिया में, और यह सम्मेलन हुआ था 1955 में। और इसमें 10 सिद्धांत दिए गए थे गुट निरपेक्षता के बारे में। कितने सिद्धांत दिए थे, 10 सिद्धांत दिए थे।
और तब नींव रखी गई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। इसमें हम देखिए, ये हमने बताया था ना कि इंडोनेशिया के जो सुकर्णो थे ये भी इसमें सदस्य थे। तो इन्होंने बांडुंग सम्मेलन की मेजबानी की थी, यानी कि वहां पर जो तैयारियां थी आंदोलन की, जो बैठक थी उसकी जो मेजबानी थी, उसका आयोजन किसने किया था? सुकर्णो, इंडोनेशिया के क्या थे ये? राष्ट्रपति थे। कब हुआ था बांडुंग सम्मेलन? 1955 में। तो अभी तक की इतनी कहानी समझ में आई कि 1955 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बांडुंग में हुआ था, इंडोनेशिया में है। यहाँ पर 10 सिद्धांत दिए गए और इससे जो है आगे गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई। अब हुआ क्या था इस आंदोलन में? ये जो मीटिंग हुई थी बांडुंग में, अब कौन शामिल हुआ था इसमें? एशिया और अफ्रीका के 29 देश इसमें शामिल थे, जैसे भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और चीन। और इस सम्मेलन की सबसे बड़ी बात ये थी कि जो साम्यवादी सोच रखता था चीन, वह भी इसमें शामिल हुआ। यानी कि चीन ने भी गुटनिरपेक्षता आंदोलन में जो है भाग लिया था। उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। तो 29 देश इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे। और इन्होंने ये क्या चाहते थे? मुख्यतः ये उपनिवेशवाद के खिलाफ थे। उपनिवेशवाद कहने का अर्थ है जब कोई देश दूसरे देश के आर्थिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। वियतनाम में अमेरिका क्यों आया? वियतनाम में अमेरिका इसलिए नहीं आया कि उसे पूंजीवादी फैलाना था, वो वहां के संसाधनों को भी देखा था। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका ये और इराक के बीच में युद्ध हो रहा है, या हमने इससे पहले देखा कि खाड़ी देशों के बीच युद्ध हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका आर्थिक संसाधनों पर भी अपना नियंत्रण करना चाहता है। तो सबसे पहले ये उपनिवेशवाद के खिलाफ थे। ठीक है, ये शांति चाहते थे और स्वतंत्र नीति चाहते थे। ये किसी भी महाशक्ति के दबाव में आना नहीं चाहते थे। सबसे पहले उपनिवेशवाद के खिलाफ थे। ये चाहते थे कि जो किसी भी देश के संसाधन है उस देश के संसाधनों पर उसी देश का स्वामित्व होना चाहिए। अमेरिका ईरान युद्ध हो रहा है, अभी हम देख रहे हैं। क्यों हो रहा है? आर्थिक संसाधनों की तो रेस है। अमेरिका वहां पर कब्जा करके क्या कर लेगा? वो वहां अपने 4 नागरिक भी नहीं भेज सकता है। लेकिन मुख्य क्या है वहां पर? आर्थिक क्रियाओं में शामिल होना। तो उसके खिलाफ ये थे। कौन? गुटनिरपेक्ष देश। ये क्या नहीं चाहते थे? अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव में नहीं आना चाहते थे। कुल कितने देश शामिल हुए थे? 29। मुख्य बिंदु क्या है कि चीन जो साम्यवादी देश था वह भी इसमें शामिल हुआ था। ये सम्मेलन है। बांडुंग में कितने सिद्धांत दिए गए और इसी के आधार पर जो है क्या बनाया गया? एनएएम बनाया गया, नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन। यहाँ पर 29 देश मिले, इन्होंने 10 सिद्धांत पारित किए कि यह क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए। और इन 10 सिद्धांतों के आधार पर एनएएम की क्या बनी? नींव बनी। अब आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो सबसे पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 61 में हुई थी। पहला जो इसका सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बेलग्रेड में। सर्बिया की क्या है ये? राजधानी बेलग्रेड में क्या हुआ था? जो गुटनिरपेक्ष देशों की पहली बैठक हुई थी, आधिकारिक बैठक हुई थी। और आज भी जो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है जीवित है। छोटे देशों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर आके वो अपनी समस्याएं रख सकते हैं। हमने पढ़ा था ना जोसेफ ब्रोज टिटो, यूगोस्लाविया के, उन्होंने इसकी क्या की थी? मेजबानी की थी।
सुकर्णो ने किसकी की थी? बांडुंग सम्मेलन। इसकी किसने की थी? जोसेफ बोज टीटो। ठीक है, युगोस्लाविया के थे वे। तो इसकी तैयारी की थी उन्होंने, और पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। ये इसके समिट से संबंधित जो फोटोज हैं। तो बेलग्रेड में क्या हुआ था? वो हुआ था अभी, वर्तमान में इसमें जानकारी नहीं दी गई है, मैं बता देता हूँ। अभी वास्तव में ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, ये आंदोलन, ये संगठन अभी भी है, और इसमें अभी 120 देश हैं। कितने देश हैं? 120। देखिए, आर्थिक सुधार से सोवियत संघ टूटा। आर्थिक सुधार से कौन टूटा? सोवियत संघ। अब आर्थिक सुधार से कैसे टूटा, ये हम यहाँ पर देखते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव का आगमन। जब मिखाइल गोर्बाचेव सत्ता में आए थे तो 1985 में, तो उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। इससे पहले के जो सोवियत संघ के जो नेता थे, उन्होंने समाजवाद को बढ़ाने में ही काम किया, लेकिन इन्होंने वास्तविक स्थिति को समझा, और इन्होंने दो नीतियां बनाई थी। एक तो थी ग्लासनोस्त, दूसरी थी पेरेस्ट्रोइका। अब ग्लासनोस्त क्या है? यानी कि खुलापन, व्यक्ति को अपने भाव विचार बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, व्यक्ति को उसके कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए, ताकि क्या हो? उसका उत्थान हो सके। ये बात मिखाइल गोर्बाचेव जानते थे, और ये साम्यवाद में संभव नहीं था। हमने देखा हंगरी में संकट आया, चेकोस्लोवाकिया में संकट आया, तो क्या किया? रूस ने उसका दमन कर दिया। सोवियत संघ ने क्या कर दिया? उसका दमन किया। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि खुलापन हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति को विचार रखने के लिए, किसी भी प्रेस को विचार रखने के लिए, मीडिया को विचार रखने के लिए क्या मिले? आजादी मिले। यानी कि सरकार जो गलत कर रही है उसकी भी आलोचना हो। मिखाइल गोर्बाचेव भी चाहते थे, यदि सरकार कोई कार्य कर रही है तो उसकी आलोचना कौन करे? लोग करें, ताकि सरकार को जो है अपने बारे में कुछ पता तो चले। हमने हंगरी में विद्रोह किया, हमने विद्रोह को दबा दिया। प्रॉग स्प्रिंग हुआ, हमने उसको दबा दिया। किसके दम पर दबा दिया? सेना के दम पर। तो ऐसा न हो, ये चाहते थे कि सरकार की जो आलोचना हो वो होनी चाहिए। पेरेस्ट्रोइका, दूसरा शब्द क्या था? पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्संरचना। ये चाहते थे कि जो सोवियत संघ है वो अपनी आर्थिक नीतियों को मजबूत बनाए, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार लाया जाए। यदि हमें पूंजीवाद की भी जरूरत है, तो ऐसा नहीं कि पूंजीवाद अमेरिका की विचारधारा है, उस विचारधारा को यहाँ भी लाया जा सकता है, अगर उससे क्या हो? देश में सुधार हो, और नई नई नीतियां लागू करना, किसी भी क्षेत्र में, आर्थिक क्रियाओं की किसी भी क्षेत्र में नई नीतियां बनाना। इसके पक्षधर कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। अब जब ये लाए थे तो क्या हुआ? सोवियत संघ में बदलाव आए, परिवर्तन आए। जो लोग आजादी चाहते थे उनको एक नया मौका मिला। तो क्या हुआ? इस तरह सोवियत संघ कमजोर हुआ, और सोवियत संघ क्या हुआ कि ये टूटने लग गया था। सोवियत संघ कोई एक देश नहीं था, बल्कि ये देशों का एक समूह था, जो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? टूट रहा है। अब सोवियत संघ क्या हुआ? कई भागों में टूटा। कब टूटा? 1991 में। अब एक ही महाशक्ति बच गई। अभी तक तो दो ध्रुव थे, एक अमेरिका था, दूसरा सोवियत संघ था। अब एक ध्रुव क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। तो अब विश्व में कितने ध्रुव बच गए? एक, और वो है अमेरिका। ठीक है, अब अमेरिका ही क्या है? सुपर पावर है। अब इसको यूनिपोलर वर्ल्ड कहती है, यानी एक ध्रुवीय विश्व। उससे पहले इसे बायोपोलर कहते थे, द्विध्रुवीय विश्व।
और आज वैश्वीकरण का दौर है, यानी कि हर देश किसी न किसी रूप में दूसरे देश से संबंधित है। जितने भी युद्ध हो रहे हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? विश्व स्तर के कोई भी युद्ध होंगे उसका प्रभाव हम पर सीधा पड़ रहा है, यानी कि आज भी जो विश्व के देश हैं वो एक दूसरे से आर्थिक रूप में जुड़े हुए हैं। तो ये नवीन आर्थिक नीति है। तो सबसे पहले हमने आज देखा था एनएएम। एनएएम की जो नींव रखी थी वो बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। जोसेफ ब्रोज टिटो ने इसका आयोजन किया था। इसके बाद सोवियत की सत्ता में 1985 में कौन आए थे? मिखाइल गोर्बाचेव। उन्होंने दो शब्द दिए थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। इसमें ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन, विचारों का खुलापन, और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है नई आर्थिक नीति लागू करना, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना। और सोवियत संघ उसके बाद टूट गया कई हिस्सों में, और विश्व में कितने ध्रुव बच गए? एक, और वो ध्रुव का नाम है अमेरिका। अब इसको विजुअल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। ये कई भागों में टूट रहा है। ये है मिखाइल गोर्बाचेव, जो वास्तव में यहाँ पर जो इमेज दिखाई गई है, कहने का मतलब है यहाँ पर ये लिख रहे हैं, यानी कि ये विचार लिख रहे हैं अपनी। ये भी लिख सकते हैं कि इस इन्होंने अपनी चीजों को गलत बोला, यानी कि इनको स्वतंत्रता है लिखने की। अब इतना समझ लें आप, पहले ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी, सरकार के खिलाफ लिख ही नहीं सकते। ये है पेरेस्ट्रोइका। यहाँ पर देखिए निर्माण कार्य दिखाए जा रहे हैं। और नव वैश्विक आर्थिक व्यवस्था जिसमें सारे देश क्या हो गए हैं? वैश्वीकरण के कारण एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो कल जो हम बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन की। वास्तव में सोवियत संघ बना कब था, और सोवियत संघ के कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने सोवियत संघ को बनाए रखने में, समाजवाद को आगे बढ़ाने में सहायता दी थी।